हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने इस चैनल लेट्स प्रिपेयर इकोनॉमिक्स में। मेरा नाम चंद्रमणि श्वेता है। आज मैं आप लोगों को पहले क्लास में नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सब एंजॉय करेंगे और सभी हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जो सीखना चाह रहे हैं उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि इकोनॉमिक्स क्या है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहली चीज़ है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ये वर्ड कहाँ से आया। तो ये वर्ड आया है एक ग्रीक टर्म ओइकोनोमोस से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि द टर्म इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म ओइकोनोमोस विच इज़ composed ऑफ oikos meaning house and the nomos means custom और law। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस से बना है, जिसका जो फॉर्मेशन है वो दो वर्ड से हुआ है। ओइकोस से जिसका मतलब हाउस होता है और नोमो जिसका मतलब कस्टम और लॉ होता है, यानी कि नियम। तो इसका मतलब हुआ, इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कि रूल्स ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर में हम लोग किन सिद्धांतों को लेकर या किन नियमों के साथ चलते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच ट्राइज टू स्टडी हाउ टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स जो है वो यह बताने की कोशिश करता है, हमें यह समझाता है, यह एक तरह का सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम यह जानते हैं कि सीमित संसाधनों से हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास साधन जो है वो बहुत ही सीमित है और हमारी जो वांट्स हैं यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। तो हम सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें चॉइस करना होता है, यानी हमें ये करना होता है कि हमको चूज़ करना होता है, हमें चुनना होता है कि हम किन साधनों का उपयोग करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि दे। तो इस चीज़ के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स को इसलिए कहा जाता है कि रूल्स ऑफ द हाउस होल्ड, क्योंकि घर में हम बहुत सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ख़रीदारी करनी पड़ती है। हम खरीदते हैं चीज़ों को और उससे अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो उस खरीदने के क्रम में हम कुछ न कुछ पे करते हैं, और वो पे करने वाला जो हमारे पास पैसे हैं या रुपए हैं वो सीमित होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो हमें ये चीज़ सोचना होता है कि हम किस तरीके से अपने इन सीमित पैसों से अपने लिए अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इसका मतलब एक तरीके से कि रूल ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि घर में किन नियम सिद्धांतों को लेकर या किस तरीके से हम सीमित संसाधनों से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर बेहतर संतुष्टि पा सकते हैं। तो इस बारे में हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। अब है कि ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो अर्थशास्त्र दो भाग में बटा हुआ है। पहला जो है हमारा वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है कि किसी एक इंडिविजुअल या एक छोटी यूनिट, बहुत एक इकोनॉमी जो है वो होल यूनिट है, एक बड़ा सा यूनिट है, एक बड़ा सा ये है, हम कह सकते हैं एंटिटी है, लेकिन उसका एक छोटा सा यूनिट जो है वो उसमें एक कोई कंज्यूमर है या एक कोई प्रोड्यूसर है या एक कोई इंडिविजुअल फर्म है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जिस भी इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर लाइक इंडिविजुअल फर्म, द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड द इंडिविजुअल वर्कर। ठीक है। इट इज़ कंसर्न विथ हाउ सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट इन इंडिविजुअल मार्केट
and how these interactions determine the price level of goods and services। ये सप्लाई और डिमांड एक सिंगल मार्केट में, ना कि पूरे मार्केट, एक सिंगल मार्केट में जब हम सप्लाई और डिमांड के बारे में अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से प्राइस डिसाइड हो रहा है, डिमांड किस तरीके का हो रहा है या सप्लाई किस तरीके का हो रहा है और उससे प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कहेंगे, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम उस पार्टिकुलर मार्केट का अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरा जो ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अभी हम लोग माइक्रो में छोटे से यूनिट का अध्ययन किए, लेकिन मैक्रो में हम लोग एक बड़े से एंटिटी का, यानी कि बड़े से एक इकोनॉमी का होल लेवल पे, पूरे स्तर पे, उसके सामूहिक स्तर पे अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमी एज ए होल एंड इट्स फीचर्स लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इन्फ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किन सब चीज़ों को का अध्ययन करता है, तो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, पॉवर्टी यानी गरीबी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में अध्ययन करता है। इट इज़ कंसर्न विथ हाउ द ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स। यह इन चीज़ों के बारे में जानता है कि पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। इट स्टडीज सच थिंग्स एज एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में अध्ययन करती है। ठीक है, अब है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में 2-4 पॉइंट्स में हम इसके डिफरेंस को देख लें। तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल यानी सूक्ष्म, और मैक्रो मीन्स होता है लार्ज यानी बड़ा या बृहत। Micro economics deals with various issues like demand, supply, factor pricing, product pricing, production, consumption, etc. While macroeconomics deals with various issues like national income, जो कि एक पूरे इकोनॉमिक के स्तर पे होता है, उसके बारे में, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, मनी हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग यानी फैक्टर जो है हमारा, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो 4 फैक्टर होते हैं, उनको किस तरीके से पे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो में। और उसके बाद जब एग्रीगेट की बात आती है कि पूरे समूह का, यानी पूरे इकोनॉमी में कितना टोटल डिमांड है, कितना टोटल सप्लाई है, कैसी किस तरीके की बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई कैसा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाइड किया जाता है किस में, तो इंटरनल इशूज़ में। ठीक है, इट इज़ अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इशूज़, वाइल द मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशूज़। ठीक है, उसके बाद है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बॉटम अप अप्रोच को अपनाते हैं किसी भी इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए, यानी विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग बॉटम अप अप्रोच को अपनाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, नीचे एक सिंगल यूनिट के अध्ययन करते हुए हम धीरे धीरे समझते हैं कि किस तरीके से पूरी इकोनॉमी में चीज़ें हो रही है, जबकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉप डाउन अप्रोच को अपनाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। पहले हम लोग समूह के रूप में एक पूरे होल इकोनॉमी को, एक पूरी इकोनॉमी को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है, फिर हम धीरे धीरे उसके कारणों के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस कुछ हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या अर्थ होता है। तो द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक टर्म मैक्रोज जो है उससे मैक्रो वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल। हमने पहले भी बताया है कि
मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी एज ए होल यानी पूरी इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करती है। Thus, macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic problems at the level of an economy as a whole. Macroeconomics उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करती है जिसमें जो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में है, जो पूरी इकोनॉमी के बारे में, पूरी इकोनॉमी की एक साथ की प्रॉब्लम है, यानी जो एक पूरी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल की। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी का जो स्टेट है, जो कंडीशन है, जो उसकी स्थिति है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकती है, उसको कैसे सुधार सकती है। ठीक है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले है कि स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। तो नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या प्रकृति है। ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें कि स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, मतलब ये पूरे इकोनॉमी का अध्ययन करती है, और ये हम लोग पहले भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जान पाए हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरे इकोनॉमी का अध्ययन करती है। It deals with the study of national income, national output, total investment, total consumption, total savings, aggregate supply, aggregate demand, general price level, wage level and cost structure। ठीक है। और सेकेंड में जो है वो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, दैट इज़ इट स्टडीज़ इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट मार्केट साइमल्टेनियसली। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी एक सिंगल मार्केट में देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डिमांड और सप्लाई जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स का एक साथ हम देखते हैं कि उसमें कैसा संतुलन है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है। ठीक है। तो इट स्टडीज़ इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट मार्केट्स, बहुत सारे मार्केट्स का, विभिन्न बाज़ारों का एक साथ अध्ययन, एक साथ देखना कि उसमें संतुलन है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो वो किस में होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है। दिस अप्रोच एज्यूम्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। यह अप्रोच जो है वो इस बात पे बिलीव करता है, इस बात पे विश्वास करता है, कि इस बात को मानता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स, यानी कि हर चीज़ें जो है वो हर चीज़ों पे डिपेंड करती है, हर दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करती है। यानी कि एक साथ कई मार्केट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक। और उनका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है डायनेमिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली डील्स विद द चेंज इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में, एक पूरी इकोनॉमी में किस तरीके से चेंज हो रहा है कोई भी चीज़, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जैसे कि जीडीपी हो गया, जैसे नेशनल इनकम हो गया, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, इस बारे में लगातार अध्ययन करती रहती है। ठीक। तो इस स्टडीज़ हाउ इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्राइस लेवल एट्सेट्रा आर डिटरमाइंड एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। कैसे समय समय पर ये चेंज होती रहती है, ये बदलती रहती है, इस बारे में ये अध्ययन करती है, इसलिए इसको डायनामिक बोला जाता है। डायनामिक का मतलब हुआ कि कुछ समय के बाद नियमित अंतराल पे इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉलिसी ओरिएंटेड। इसका मतलब हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। अब एक पूरे इकोनॉमी का जब होल लेवल पे एक साथ अध्ययन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए, या किस तरीके की पॉलिसी जो है वो इस इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक है। तो दीज पॉलिसीज़ हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और वो जो पॉलिसी बनेगी वो नए रोज़गार अवसरों को क्रिएट करेगी, बनाएगी। ऑल्सो दे
पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द लो लेवल ऑफ इनकम एंड डिमांड। और ऐसी पॉलिसी बनाने में हेल्पफुल है जहाँ पे हम इनकम और डिमांड का जो कम स्तर है, जो कम है, उसको हम बढ़ा सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो पॉलिसी को ध्यान में रखकर इसको अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके की पॉलिसी अभी चल रही है, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमी को और हमें क्या चेंजिंग लानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकम थ्योरी। ठीक, इनकम थ्योरी इज़ अ मेजर आस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। अ मेजर टास्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क जो है वो ये है कि ये नेशनल इनकम को डिटरमाइन करती है। नेशनल इनकम को के डिटर्मिनेशन में इसका एक मेजर रोल है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम, और ये उन सारे फैक्टर्स को अध्ययन करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है जो एक नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी का अध्ययन करता है, तो एक इकोनॉमी का जो भी नेशनल इनकम होता है, जो भी किसी एक राष्ट्र का टोटल इनकम होता है, उसके बारे में ये अध्ययन करती है। और इसीलिए इसको इनकम थ्योरी भी कह सकते हैं कि इनकम थ्योरी हम किस में पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेकिंग इफेक्टिव पॉलिसीज़। पहले भी हम लोगों ने देखा कि पॉलिसी ओरिएंटेड वाले पॉइंट्स में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है। तो जब पॉलिसी अच्छा हम लागू करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, और इसीलिए इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के से भी मान सकते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी ये हमारी सहायता करती है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ग्रेट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की किसी भी थ्योरीज़ को या किसी भी सिद्धांत को बनाने में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स becomes imperative to know the causes responsible for trade cycles and measures necessary to check them। अब ट्रेड साइकिल्स के बारे में ये इसमें हम अध्ययन करते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड साइकिल को चेक कर सकते हैं और उस पर नज़र रख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड साइकिल्स के लिए क्या क्या कारण हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रकृति हो गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा किस प्रकृति का है, यानी इसके नेचर क्या है। तो हम सबों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी को एक साथ बृहत स्तर पे जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं, उसको जो भी चीज़ें डिटरमाइन करती है उसके बारे में समझते हैं, जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेड साइकिल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएंगे, किसी भी इकोनॉमी के लिए कोई आइडियाज़ कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, उसके ग्रोथ के लिए क्या सही है। तो इन सब चीज़ों का एक समावेश है हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दिस इज़ द नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये पहला क्लास ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।